क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? तो प्यारे साथी, आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा उदाहरण है जो द्वंद्व समास का नहीं है। तो देखिए, द्वंद्व समास होते क्या हैं? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। द्वंद्व समास वे समास होते हैं जिनके दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी पहला पद भी प्रधान हो और दूसरा पद भी प्रधान हो, और साथ में बीच में योजक साइन भी लगा हो। योजक का मतलब डैश का साइन भी लगा हो। तो हम कह सकते हैं, जैसे पाप और पुण्य उदाहरण देखते हैं, तो इसमें पाप भी अपने आप में प्रधान है और पुण्य भी अपने आप में प्रधान है, और साथ में योजक साइन भी लगा है। बी ऑप्शन में देखते हैं, जैसे गुण है और दोष है, दोनों पद अपने आप में प्रधान है और साथ में योजक साइन भी लगा है। सी वाले ऑप्शन में देखते हैं, जैसे नर और नारी, दोनों पद अपने आप में प्रधान है और साथ में योजक साइन भी लगा है। यानी हम कह सकते हैं ए वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन और सी वाला, ये तीनों क्या है? द्वंद्व समास के उदाहरण है। भरपेट की बात करें, देखो भर और पेट, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। यानी यहाँ पर कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। यही सबसे अलग है और यही आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। ये तीनों ए बी सी की बात करें तो ये तीनों द्वंद्व समास के उदाहरण है। भरपेट द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, चौराहा में कौन सा समास है? ये देखना है कि जो चौराहा शब्द है, इसमें आपको पहचान करनी है कि कौन सा समास है। देखो, चौराहा अपने आप में संख्या का बोध हो रहा है। जहां पर भी संख्या का बोध होता है तो वहां पर संख्या के लिए प्रयुक्त समास बताया था, जिसका नाम था द्विगु समास। क्या समास था? द्विगु समास, जो ऑप्शन किसमें है? डी में है। तो जहां पर संख्या का बोध होता हो तो प्यारे साथी वहां पर कौन सा समास लगाएंगे? द्विगु समास लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? यानी जो शब्द है व्यवस्था, इस शब्द में क्या लगा दें? जैसे व्यवस्था लिखा है, इस शब्द में हम कौन सा उपसर्ग लगा दें? जैसे आ लगा दें, आ लगा दें, या अप लगा दें, या परि, इनमें से कोई एक ऐसा उपसर्ग लगा दें जिससे इसका अर्थ बदल जाए, यानी व्यवस्था से अव्यवस्था हो जाए। तो हम कह सकते हैं आ लगा दें, तब ये अव्यवस्था हो जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तीसरे का कौन सा ऑप्शन जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो प्यारे साथी, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। इसमें लिखा है कि व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब व्यवस्था से पहले क्या लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत यानी उल्टा हो जाए। तो जैसे व्यवस्था में अ लगा देते हैं तो अव्यवस्था हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बहुत सारे बी ऑप्शन लगाएंगे लेकिन गलत है, सी ऑप्शन भी गलत है और डी वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के बाद में लगे और उसका अर्थ बदल दे। जैसे सागर है, इसमें आपको पहचान करनी है क्या इसमें प्रत्यय है? नहीं है। नगर की बात करें, इसमें भी प्रत्यय नहीं है। अगर और मगर की बात करें तो इसमें भी प्रत्यय नहीं है। जादू से जादूगर बना है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जैसे जादू में अगर आप गर लगा दोगे तो प्यारे साथी क्या हो जाएगा? जादूगर हो जाएगा। तो जो गर है वो प्रत्यय के रूप में कार्य कर रहा है। तो यही पहचान करनी है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय लगा है। तो प्रत्यय डी वाले ऑप्शन में लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। जो शब्द लिखा है उज्ज्वल, इसका आपको सही संधि विच्छेद बताना है। देखो, उज्ज्वल की बात करें तो ये विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है या स्वर संधि, ये सबसे पहले पहचान करनी जरूरी है। तो उज्ज्वल की बात करें तो ये प्यारे साथी क्या है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। कैसे? व्यंजन संधि का उदाहरण है। और व्यंजन संधि का मतलब होता है लास्ट में व्यंजन और व्यंजन के बीच में ही संधि होगी। तो देखो, यहाँ ऑप्शन ए की बात करते हैं, उत प्लस जवल, ये सही नहीं है। आपको सबसे पहले पहचान करनी है कि इसमें कौन सी संधि है, फिर उसी के अकॉर्डिंग तोड़ना भी होता है। जैसे उत प्लस ज्वल है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है। उत प्लस जल, ये वाला सी वाला ऑप्शन नहीं है। उत प्लस ज्वल, ये वाला भी नहीं सही है, क्योंकि हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब अगर बात करें कि शुद्ध वर्तनी के रूप में अगर उज्ज्वल लिखने को आ जाए तो आपको इसी तरीके से लिखना है। वर्तनी की दृष्टि से भी इसे देखना है। आप इसको देखना है कि कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, इसका संधि विच्छेद सही क्या है? उत प्लस ज्वल है, तभी उत उज्ज्वल बन जाता है। उत प्लस ज्वल करेंगे, इसमें देखो हलंत नहीं लगाता, इसीलिए ऑप्शन डी भी गलत हो गया। ता के नीचे हलंत लगा होना चाहिए। हलंत का मतलब आधा ता होना चाहिए, जैसे इसमें है।
तो हम कह सकते हैं जो उज्ज्वल है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस ज्वल होगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ जानकारी मिल रही है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में अगले क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर दे दीजिए। अगला क्वेश्चन है अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। अब आपको बताना है कि जो अत्याचार शब्द लिखा है इसका सही संधि विच्छेद क्या है। तो देखो, अत्याचार में कौन सी संधि है ये सबसे पहले आपको बताना है। अत्याचार में कौन सी संधि है आपको ये बताना है, फिर साथ में इसका आप संधि विच्छेद करना भी आना चाहिए। जैसे अत्याचार है, अत्याचार का मतलब हम अगर अति प्लस आचार लिख दें तो अत्याचार हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें किस ऑप्शन में अति प्लस आचार है तो आपका डी ऑप्शन राइट है। अब बात करते हैं कि देखो, इसमें लास्ट में ई लगा है और इसमें आ लगा है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आधा शब्द बनाएंगे और प्लस में या भी लगाएंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कौन सी संधि होगी, तो आप कह सकते हो सर यण संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का उदाहरण है, यण संधि का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम है। सत्याग्रह अगर आप सही तरीके से इसे संधि विच्छेद करते हैं तो सत्य प्लस आग्रह हो जाएगा। सत्य प्लस आग्रह होगा तभी बनेगा सत्याग्रह। सत्य प्लस आग्रह होगा तभी सत्याग्रह हो जाएगा। अब देखो, इसमें आ का प्रयोग हो रहा है सत्य में, इसमें दीर्घ आ है, लघु आ और दीर्घ आ बनकर दीर्घ आ में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या, इसमें दीर्घ आनी बड़ा आ में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। अब आपको पता होना चाहिए स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो आपको कमेंट में बताना है कितने भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। पांचों के नाम आपको कमेंट में एक बार जरूर बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि सत प्लस चरित्र बराबर सचरित्र है, किस संधि का उदाहरण है। आपका लिखा है कि सत प्लस चरित्र बराबर है सचरित्र, किस संधि का उदाहरण है ये आपको बताना है। देखो, यहाँ पर आधा ता जुड़ रहा है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर व्यंजन और यहाँ पर भी व्यंजन 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 का मेल होता है, तो वहां पर कौन सी संधि होती है, तो आप कह सकते हो सब व्यंजन संधि होती है। तो व्यंजन संधि आपका बी ऑप्शन में हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया सत्य प्लस चरित्र बराबर सच्चरित्र है, तो इसमें बताना है कि कौन से संधि का उदाहरण है, तो वो व्यंजन संधि का उदाहरण है, क्योंकि व्यंजन और व्यंजन का मेल हो रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध शब्द कौन सा है। अब आपको बताने कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, सही रूप से कौन लिखा है बरतने की दृष्टि से ये बताना है। जैसे ए बी सी और डी, इन चारों ऑप्शनों में अगर आप देखते हैं सभी में सच्चिदानंद लिखा है, तो सच्चिदानंद बरतने की दृष्टि से किसमें सही है, तो आप कह सकते हो सर बी वाले ऑप्शन में सच्चिदानंद सही लिखा है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध शब्द कौन सा है। फिर से आपको शुद्ध शब्द बताना है। अब आपको इन चारों ऑप्शनों में अगर देखते हैं ए में, बी में और सी और डी में, इन चारों ऑप्शनों को अगर ध्यान से देखते हैं तो सभी में सुषुप्त लिखा है, सुषुप्ति लिखा है। तो सुषुप्ति किसमें सही लिखा है ये आपको पहचान करनी है। तो देखो, ए वाले ऑप्शन में तो सही नहीं लिखा है, बी ऑप्शन की बात करें तो इसमें भी सुषुप्ति सही नहीं लिखा है, सी वाले में भी सही नहीं लिखा है क्योंकि इसमें, डी की बात करता हूँ, डी वाले में सुषुप्ति सही लिखा है क्योंकि इसमें सुषुप्ति बन जाता है। तो अगर शुद्ध शब्द इसमें कौन सा है, तो आपका कहेंगे डी शब्द शुद्ध रूप से लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। छ वर्ण किसके योग से बना है। ये जो छ है ये आपको बताना है योग से, किसके योग से बना है। तो ये आपको पता है संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, आपको पता है संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, आप बताओगे सर 4 होते हैं। क्या होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन के उदाहरण हैं। तो ये अगर बात करते हैं इसका सही योग किससे मिलकर बना है, तो आधा का और सा से मिलकर बना है, यानी का के नीचे हलंत प्लस सा। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा राइट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
अगला क्वेश्चन है कि भाववाचक संज्ञा बनाइए। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। जैसे यहाँ पर लड़का का एक लड़का संज्ञा है, उसी से भाववाचक संज्ञा बनानी है। जैसे लड़कापन आपने पढ़ा है, लड़काई, लड़कपन, लड़काईपन। तो इनमें अगर सही रूप से देखा जाए तो लड़का से लड़काई बना है, ये सही है, तो ये गलत है, बी वाला ऑप्शन। लड़कापन नहीं होता है, लड़कपन होता है, यानी आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन भी गया। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर भाववाचक संज्ञा की बात करें तो इसमें कौन सी भाववाचक संज्ञा है, तो आप कहोगे सर लड़कपन भाववाचक संज्ञा है, यानी आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। आपको बताना है कि सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं या 7 हैं। तो सर्वनाम अगर बात करें तो 6 प्रकार होते हैं, 6, यानी आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है। एक वाक्य लिखा है जिसमें लिखा है यह घोड़ा अच्छा है, इसमें आपको बताना है जो यह है वो क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या सर्वनामिक विशेषण है। तो जो यह है प्यारे साथी, यह क्या है, सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है, यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि अतनु का पर्यायवाची शब्द है। तो अतनु का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो ईश्वर है, कृष्ण है, कामदेव है या बसंत है। तो ईश्वर अतनु का पर्यायवाची नहीं है, कृष्ण भी नहीं है, कामदेव अतनु यानी कामदेव अतनु का पर्यायवाची है, यानी हम कह सकते हैं सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। ये आपको बताना है कि बादल का पर्यायवाची नहीं है। बादल का जलद भी होता है, नीरद भी होता है, मेघ भी होता है, लेकिन बारिधि नहीं होता है, यानी आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उपेक्षा का विलोम शब्द है। आपको बताना है उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होता है। तो उपेक्षा का प्यारे साथी विलोम शब्द होता है अपेक्षा। क्या होता है, अपेक्षा, यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 17 का कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दूर की ओर सोचने वाला। आपको बताना है कि जो दूर की सोचने वाला है उसको एक शब्द में हम क्या कहेंगे, दूरगामी कहेंगे, दूरदर्शी कहेंगे, भविष्यवक्ता कहेंगे, सूक्ष्म दृष्टा कहेंगे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा दूरदर्शी, यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का डैश डैश दिया है, निर्देश दिया है, निर्देश दिया है, आदेश दिया है या निर्णय दिया है। तो 19 का अगर आप बात करें तो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर खाली स्थान पे क्या आना चाहिए, आदेश आना चाहिए। मुक्ति का क्या दिया है, आदेश दिया है, यानी आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है तन पर नहीं लगता पान खाएं अलबत्ता का अर्थ है। यानी ये लोकतत्ती है, मुहावरे के रूप में प्रयोग होता है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखो, बहुत गरीब होना, ये झूठा दिखावा करना, एक साथ दो लाभ होना, बुरी आदत का शिकार। तो इसका अगर तन पर नहीं लगता पान खाएं अलबत्ता का सही अर्थ होता है झूठा दिखावा करना, यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को आपको कमेंट में बताना है कि मुख्य का विलोम शब्द क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 अगर आप देखेंगे तो इसको आप कमेंट में बताएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, यानी कमेंट के लिए दिया गया क्वेश्चन है, मुख्य का विलोम शब्द क्या होता है। सही आंसर आपको जरूर भेजना है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट मिल जाए। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से नए क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।